Hello friends and all my dear students, welcome to all in biology classes। और फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर की वन लाइनर सीरीज़, जिसमें हम हर एक वीडियो में 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को रखेंगे, ताकि वीडियो भी लेंथी ना हो और आप लोगों की स्टडी भी रूटीन अप चलती रहे। तो ये जो वन लाइनर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस होंगे, ये आपके आईसीआर का एग्ज़ाम हो, यूके ट्रिपल एससी में कोई भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यूके पीसीएस, यूपीएससी और जितने भी स्टेट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो क्लासेस से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और अदरवाइज़ तो अगर वीडियो को आप 1 to 2 टाइम्स देख लेंगे तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हम आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे। अगर आपको किसी भी तरह का ऑनलाइन प्रिपरेशन चाहिए एग्रीकल्चर का या बायोलॉजी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे कांटेक्ट पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप इससे भी कोई अदर कंटेंट पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम आपको उस कंटेंट पर वीडियो क्लास प्रोवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर वर्ड इज़ डेराइव्ड फ्रॉम। तो फर्स्ट वर्ड है एग्रीकल्चर वर्ड, डेराइव हुआ है लेटिन वर्ड एग्री प्लस कल्चर से। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करें, देखो एग्री का मतलब यहाँ पर है क्रॉप्स, ओके, कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन। तो क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं हम एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर जो है लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है। इसके बाद बात करते हैं ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सॉयल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। एक ऐसी एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है जिसमें हम प्रिंसिपल्स की साथ साथ प्रैक्टिस की, किसकी, सॉयल की, वाटर की और क्रॉप्स मैनेजमेंट की करते हैं। तो ये किस में आता है, ये एग्रोनॉमी में आता है। तो एग्रोनॉमी में हम सॉयल, वाटर, क्रॉप्स के मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करते हैं और उनके प्रिंसिपल्स को सीखते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एग्रोनॉमी का डेफिनेशन क्या है। ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सॉयल, वाटर एंड क्रॉप्स मैनेजमेंट। ओके, क्वेश्चन 3 है, एग्रोनॉमी वर्ड इज़ डेराइव्ड फ्रॉम वर्ड्स। तो एग्रोनॉमी जो डेराइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है। एग्रीकल्चर लेटिन वर्ड है, एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसके आगे द नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप, यानी कि एक ऑयल सीड क्रॉप बताओ कि जो नॉन एडिबल हो, जिसको खाया नहीं जाता। तो कैस्टर और लिंसीड दोनों के दोनों नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप्स हैं। इसके बाद द इंडियन ओरिजिनेटेड फील्ड क्रॉप्स आर, ऐसी क्रॉप्स बताओ जिनका ओरिजिन इंडिया है। अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, कोदो, कुटकी और ओट एक्सेट्रा। तो इनमें से कोई भी अगर आपको पेपर में दिखाई दे तो ये इंडियन ओरिजिन क्रॉप्स हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, खरीफ क्रॉप्स आर जनरली डिनोटेड एज। तो खरीफ क्रॉप्स जितनी भी होती हैं उनको हम शॉर्ट डे प्लांट कंसीडर करते हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स याद रखना शॉर्ट डे प्लांट कंसीडर होती है। इसके बाद आपको कुछ सीखना है नई चीज़, शॉर्ट डे प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग नाइट प्लांट। तो शॉर्ट डे है तो नाइट जो है वो लॉन्ग होगी, और लॉन्ग डे प्लांट है तो नाइट जो होगी वो शॉर्ट होगी। तो क्लियर याद रखना, शॉर्ट डे प्लांट्स। आजकल कन्फ्यूज़न में क्वेश्चन आ सकता है कि खरीफ क्रॉप्स कैसे प्लांट्स होते हैं, तो ऑप्शन में इस तरह होगा, शॉर्ट नाइट प्लांट, लॉन्ग नाइट प्लांट, इस तरह। तो आपको यहाँ से आइडिया लगाना है कि खरीफ क्रॉप जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है। एक मिनट, खरीफ क्रॉप शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। तो नाइट कैसी होगी इनकी, लॉन्ग। इसके बाद शॉर्ट डे प्लांट्स यूजुअली फ्लावर इन द अर्ली स्प्रिंग और ऑटमन। तो या तो विंटर के टाइम, दिसंबर जनवरी के टाइम इस पर फ्लावर आते हैं शॉर्ट डे पर, या अर्ली स्प्रिंग आते हैं, यानी कि आपका फरवरी के स्टार्टिंग आसपास। रबी क्रॉप्स आर जनरली, तो रबी क्रॉप्स लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, ठीक है। और इनको लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको दे आर एक्सपोज्ड टू द डे लेंथ लॉन्गर, यानी कि इनको दिन की जो लंबाई है वो ज़्यादा चाहिए क्रिटिकल मिनिमम पीरियड से। तो लॉन्ग डे प्लांट के फ्लावरिंग के लिए डे की जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी चाहिए। डे न्यूट्रल प्लांट्स आर, तो डे न्यूट्रल प्लांट्स के एग्जांपल डायरेक्टली याद रखना अब, कॉटन, मेज, सनफ्लावर, सैफ्लावर, ग्राउंडनट, बकवीट एंड टोमेटो, ये डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। इसके बाद द ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग फॉर खरीफ क्रॉप्स, तो जून जुलाई। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जून जुलाई SO सितंबर अक्टूबर, जून जुलाई में सोइंग होती है, SO JJSO सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप का आपको याद हो गया, JJSO जून जुलाई सितंबर अक्टूबर,
ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें रबी क्रॉप्स की, देखो द ऑप्टिमम टाइम फॉर रबी क्रॉप्स लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो अक्टूबर का लास्ट वीक और नवंबर का फर्स्ट वीक रबी क्रॉप्स की सोइंग के लिए बेस्ट होता है। तो इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक से कि ऑन, एक मिनट, ऑन एंड एम अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ये मार्च और ये अप्रैल, तो ऑन एम, ठीक है। तो मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इसके बाद द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग फॉर मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप, ज़्यादातर फील्ड क्रॉप जो होती हैं उनकी सोइंग के लिए ऑप्टिमम डेप्थ कितनी होती है, मतलब बेस्ट डेप्थ क्या होती है, तो वो होती है कितनी, 3 to 5 सेंटीमीटर। कितना होता है, 3 to 5 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, द रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र डोज NPK फॉर सीरियल क्रॉप्स आर। तो जो मोटे अनाज होते हैं उनके लिए NPK की डोज़ कितनी होती है, तो वो होती है स्टूडेंट्स 4:2:1, 4 नाइट्रोजन, 2 फॉस्फोरस और 1 पोटेशियम। यानी कि 100 में अगर बात करो तो 40 kg नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद अगर देखो एक तरीका तो ये वाला है, एक इससे भी सिंपल है। अगर आप इसको ऐसे लेके चलोगे कि आपको सिंगल पीछे की तरफ से लेके चलो, इसका पोटेशियम का तो 1 रेशो, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, तो 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, तो ये सबसे इजी रहेगा। तो NPK का रेशो सीरियल क्रॉप्स के लिए आप ऐसे याद रखना कि पीछे से चलना, पोटेशियम 1, फॉस्फोरस 2, नाइट्रोजन 4, डबल डबल डबल। ओके, चलो आगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 प्लांट्स आर। तो C4 प्लांट्स कौन से होते हैं, तो C4 प्लांट्स के एग्जांपल आप डायरेक्टली याद रखें कि C4 प्लांट्स में आता है, एक मिनट, C4 प्लांट्स में आता है मेज, सोरगम, बाजरा, शुगर कैन एंड मिलेट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र डोज NPK फॉर पल्सेस क्रॉप्स। तो पल्सेस क्रॉप्स के लिए जो NPK का डोज होता है वो क्या होता है, तो ये होता है 1:1 के रेशो में या 1:2 के रेशो में। तो आप दोनों ही रेशो याद रखना कि पल्सेस क्रॉप्स के लिए NPK का रेशो 1:21 होता है या 1:22, उसके बीच में आप रेशो का साइन लगा देना, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो पल्सेस क्रॉप के लिए। इसके बाद है रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र डोज NPK फॉर ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप के लिए रेशो क्या होता है, तो ऑयल सीड क्रॉप के लिए होता है 3:1, यानी कि 1:3 आप याद रख सकते हो या इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रख सकते हो 3:1, ये ऑयल सीड क्रॉप के लिए है। रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र डोज फॉर फूडर एंड फाइबर क्रॉप्स। तो फूडर और फाइबर जो आपकी फाइबर क्रॉप्स हैं उनके लिए NPK का रेशो क्या होता है, तो उनके लिए होता है 2:1:4, यानी कि 2 नाइट्रोजन, 1 फॉस्फोरस एंड 4 पोटेशियम। एग्जाम्पल ऑफ C3 प्लांट्स। तो C3 प्लांट्स के एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, राइस, व्हीट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड, राई, कॉटन, अरहर, सोयाबीन, सनफ्लावर, लेंटिल, शुगर बीट, टोमेटो एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो हैं ये C3 प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, इसके बाद द कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, पाइनएप्पल, खजूर, कैक्टस, सीसल। तो ये आपके कैम प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना कैम प्लांट्स क्या होता है, कैम प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम एक दिन वीडियो बनाएंगे C3, C4 एंड कैम प्लांट्स पर, तो ये भी बहुत डाउटफुल रहती हैं चीज़ें, तो तीनों पर एक वीडियो बनेगी कुछ ही दिनों में, तो उसमें आप तीनों का जो कंपैरिजन है वो याद रखना। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन इज़ बिटवीन। तो अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर होता है वो कितने से कितने के बीच होता है, तो याद रखना कि 240 डिग्री सेल्सियस, तो ये नहीं होगा, ये है 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो जीरो है ये साइन नीचे आ गया है, डिग्री का जीरो कन्वर्ट हो गया, तो आप याद रखना 24 डिग्री सेल्सियस बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। द वेट ऑफ 1000 सीड्स ऑफ अ क्रॉप। एक क्रॉप के 1000 सीड का वेट क्या कहलाता है, तो उसका टेस्ट वेट कहलाता है। तो 1000 सीड पर टेस्ट वेट कंसिडर होता है। द वेट ऑफ 100 सीड ऑफ अ क्रॉप। तो क्रॉप के लिए 100 सीड का वेट क्या होता है, सीड इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद द नेट एसिमिलेशन रेट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। तो ये आप याद रखना कि जो नेट एसिमिलेशन रेट होता है, ठीक है, नेट एसिमिलेशन जो रेट होता है किसका, सनलाइट का, तो वो किस में एक्सप्रेस होता है,
ग्राम सेंटीमीटर की पावर -2 एंड डे की पावर -1। तो ये ऐसे लिख सकते हो आप, ग्राम सेंटीमीटर की पावर -2 एंड डे की पावर -1। तो ये होती है यूनिट ऑफ नेट एसिमिलेशन रेट, और नेट एसिमिलेशन रेट होता है हमेशा सनलाइट का। विच ऑफ द फॉलोइंग, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप जियोमेट्री एंश्योर्स यूनिफॉर्म सोलर रेडिएशन अवेलेबिलिटी टू क्रॉप। इसने पूछा है कि किस तरह की क्रॉप जियोमेट्री एंश्योर करती है कि सोलर रेडिएशन की अवेलेबिलिटी क्रॉप के लिए यूनिफॉर्म मैनर में हो। मीन्स कि आप क्रॉप का पैटर्न कैसे लगाओगे फील्ड में, जिससे ये एंश्योर हो जाए कि हाँ क्रॉप को सोलर रेडिएशन का जो अवेलेबिलिटी है वो यूनिफॉर्मली हो रही है, यानी कि वो एक ही सीक्वेंस में सोलर लाइट क्रॉप्स को मिल रही है। तो याद रखना क्रॉप की वो जियोमेट्री होनी चाहिए कैसी, स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्रॉप्स लगनी चाहिए, तब आप एंश्योर हो सकते हो कि सोलर रेडिएशन जो है यूनिफॉर्मली क्रॉप्स के लिए अवेलेबल है। इसके बाद वेवलेंथ लॉन्गर दैन ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो माइक्रोमीटर इज़ नॉट विजिबल टू आई एंड आर कॉल्ड इंफ्रारेड। तो इनमें से कौन सी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वेवलेंथ जो 750 माइक्रोमीटर से लंबी होती है उसे हम आँख से नहीं देख सकते और उसे हम इंफ्रारेड कहते हैं। तो वेवलेंथ लॉन्गर दैन 750 माइक्रोमीटर इज़ नॉट विजिबल टू द आई एंड आर कॉल्ड इंफ्रारेड। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ प्लांट आफ्टर विच नो फर्दर इंक्रीज इन ड्राई मैटर्स अकर्स इन द इकोनॉमिक पार्ट इज़ नोन एज। देखो इसने कहा है कि डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ प्लांट की वह डेवलपमेंट स्टेज आफ्टर विच नो फर्दर इंक्रीज, जिसके बाद वह इंक्रीज नहीं होता इन ड्राई मैटर्स, ठीक है, ड्राई मैटर्स के अकॉर्डिंग इन द इकोनॉमिक्स पार्ट के लिए। तो वो कौन सा स्टेज होता है, तो वो होता है उसका फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, यानी कि अब वो फिजियोलॉजिकली पूरा मैच्योर हो गया है। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लांट्स की वह डेवलपमेंट स्टेज जिस पर उसका ड्राई मैटर इंक्रीज नहीं होता, और वो ड्राई मैटर उसका इंक्लूड होता है किसके लिए, इकोनॉमिक पार्ट के लिए। तो पॉइंट क्लियर है बिल्कुल कि वह स्टेज प्लांट की जिसमें उसका इकोनॉमिकली पार्ट इंक्रीज नहीं होता। तो ऐसी स्टेज कहलाती है कौन सी, एक मिनट, ये कहलाती है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। तो हमारे ये 25 क्वेश्चंस थे। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट 25 बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लेकर आते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि ये क्वेश्चन सभी को मिले। हम 500 क्वेश्चंस की टारगेट लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग में, कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं एग्रीकल्चर के, वहाँ से आपको 500 क्वेश्चंस मिल सकें। ओके, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।